नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जिस टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं स्ट्रेट टॉक। कौन है नेपाल का दोषी? किसकी वजह से नेपाल में सभी संपत्तियों को फूंक दिया गया? किसकी नाकामी रही? किसका करप्शन रहा? किसका जातिवाद रहा, जिसकी वजह से जेन जी यानी कि नेपाल का जो युवा है वो इतना आग बबूला हो गया कि उसने कुछ भी नहीं देखा, बल्कि सबको आग के हवाले करता चला गया। हालांकि जेन जी प्रदर्शन का जो अगुवाई कर रहा था, वो जो बड़े बड़े कुछ चेहरे हैं जिसमें कि सामने आकर बोल चुके हैं कि हम इस तरीके से हिंसा के साथ नहीं हैं, और इस पूरे प्रदर्शन को, इस पूरे जेन जी प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया गया था असामाजिक तत्वों की तरफ से। लेकिन सवाल बना हुआ है कि नेपाल जो धधक रहा है, सुप्रीम कोर्ट हो, संसद हो, सरकारी संपत्तियों का बुरी तरीके से जो बर्बादी और तबाही हुई है, इसका असली कसूरवार कौन है, दोषी कौन है? कुछ सवाल आइए हम स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने रखते हैं, और कुछ फैक्ट्स भी रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ जेन जी प्रोटेस्टर्स की तरफ से किया गया तख्ता पलट, विध्वंस, या फिर और भी कई सारे जो पॉइंट्स हैं, जो कॉन्स्पिरेसीज हैं, इसकी अटकलें लगाई जा रही हैं। तो पहली बात ये कि तख्ता पलट के शिकार प्रधानमंत्री ओली ने दावा किया, और ये अपनी पार्टी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि लिपुलेख और अयोध्या ये मुद्दा उन पर भारी पड़ गया, और इसी वजह से उनकी सरकार जो है इसे तख्ता पलट का सामना करना पड़ा। ये आरोप ओली लगाते हैं। तो अयोध्या की बात करते हैं तो इसमें भारत की भूमिका, वो पहले भी जब राजशाही के समर्थन में नेपाल में प्रदर्शन हुए थे तो उन्होंने भारत पर आरोप लगाए थे। साउथ एशिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अमेरिकी साजिश की अटकलें भी लगाई जाती रही हैं। बांग्लादेश को हमें नहीं भूलना चाहिए, जिस तरीके से यहाँ पर तख्ता पलट हुआ शेख हसीना सरकार का। करप्शन, आर्थिक असमानता, ब्राह्मणवाद, ये भी नेपाल की तख्ता पलट के और राजनीतिक अस्थिरता के पीछे एक बड़ा कारण बताए जा रहे हैं। इसके बाद हम देख लें कि नेपाली जो अस्थिरता है उससे भारत की चुनौती, यकीनन तौर पर कह सकते हैं कि भारत का एक और पड़ोसी देश नेपाल, इसकी अस्थिरता भारत की चुनौती बढ़ी है। साउथ एशिया में किसकी ताकत घटी, किसकी ताकत बढ़ी? नेपाल में कार्की का नेतृत्व और भारत और चीन को क्या संदेश, इसके जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे। आइए स्वागत कर लेते हैं। आज प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ स्ट्रेट टॉक के मंच पर प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने, फॉरेन इश्यूज एक्सपर्ट, मुकुल त्रिपाठी, एडिटर लोक सत्य, सौमित्र रॉय, सीनियर जर्नलिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और शुरुआत प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने आपसे ही करना चाहूँगी। हमने नेपाल में तख्ता पलट से पहले भी नेपाल की अस्थिरता को लेकर, अराजकता को लेकर एक कार्यक्रम किया, बातचीत की, लेकिन तब इन प्रदर्शनों के पीछे इतनी बड़ी जो साजिश या फिर जो अटकलें हैं ये खुलकर सामने नहीं आ पाए। अब कई सारे एंगल और कई सारे जो है अटकलें सामने आ रहे हैं। प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने, जेन जी प्रोटेस्ट, क्या ये एक समूचा प्रदर्शन रहा जिसकी वजह से ओली के करप्शन का गुस्सा दिखा, अमीर गरीब की खाई का गुस्सा दिखा, और ये पूरा का पूरा डोमेस्टिक इश्यूज हावी रहे जिसने नेपाल में तख्ता पलट किया? जी बिल्कुल नेहा जी, देखिए किसी भी देश में जब प्रदर्शन होते हैं, लोकतांत्रिक देश में खासकर, तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के प्रति तो गुस्सा लोगों का होता ही है, जैसा हमने देखा। जी लेकिन मुझे लगता है कि इस समूचे प्रदर्शन में न्यायपालिका जो है वो भी बहुत, सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया गया, ये बहुत अभूतपूर्व है। और इसमें जो नाराजगी आई है लोगों के प्रति, क्योंकि लोगों के पास न्याय प्राप्त करने का विकल्प होना चाहिए। आप व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, संसद या नेताओं पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो राजनीतिज्ञ होते हैं, लेकिन न्यायपालिका भी राजनीतिज्ञ कैसे हो सकती है? और 2008 के पहले तो जो न्यायाधीश हुआ करते थे वो वहां पर दबे हुए होते थे, खासकर सैन्य प्रशासन या सैन्य न्यायाधिकरण जो है उनको दबा कर रखता था, और ऊपर से जो माओवाद की जन अदालतें होती थी उसके कारण न्यायाधीश। लेकिन 2008 के बाद आप देखिएगा कि न्यायाधीशों के काम करने के जो तरीके हैं वो बहुत ही विवादास्पद रहे हैं। एक तो 2013 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिए गए, उसके बाद
फिर ऐसा भी अवसर आया जब राणा के खिलाफ 19 में से 18 न्यायाधीश आकर उन्होंने कहा इनके साथ काम नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो सारा प्रदर्शन हुआ है, लोगों का ऐसा लगा है कि सिस्टम पर लोगों का भरोसा है ही नहीं। और किसी लोकतांत्रिक देश में जहां पर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर प्रशासन और शासन काम करता हो, जहां पर कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका अलग अलग स्वतंत्र काम करती हो, वहां पर यदि शासन के तीनों निकाय इस प्रकार से मिलकर भ्रष्टाचार करने लगे, लोगों का अविश्वास हो जाए, और ऊपर से सबसे बड़ी बात एक और है कि वहां पर पक्ष और विपक्ष तो कोई है ही नहीं। मतलब आप लोग यदि प्रचंड के खिलाफ ओली को कहीं पर मत दे दे तो ओली प्रचंड के समर्थन से देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। नेपाली कांग्रेस का भी ये हाल है। तो लोग जाएंगे कहां पर? और जब आपके पास विकल्प नहीं होता, और सबसे बड़ी बात है कि न्यायपालिका में भी न्याय मिलने के जब जो दरवाजे, न्याय पाने के दरवाजे वो आपके लिए बंद कर दिए जाते, तब लोग हिंसा पर आते हैं। तो ये जो हिंसा यानी आप ये पूरे जो तख्ता पलट है नेपाल की, ये जो राजनीतिक अस्थिरता है, इसके पीछे आप डोमेस्टिक रीजंस को जो है, जो घरेलू कारण है, इसको ही मानते हैं कि प्रमुख वजह है। मैं मुकुल सर के पास आना चाहूँगी। मुकुल सर, आप इसे कैसे देखते हैं? नेपाल में आप भी मानते हैं कि ये घरेलू कारणों से हुआ तख्ता पलट है, या फिर साउथ एशिया की पॉलिटिक्स और जिस तरीके से अमेरिका की दिलचस्पी रही है, भारत और चीन की भूमिका पर भी अटकलें लग रही हैं? बल्कि सीधा सीधा मैं कह देती हूँ, ओली सरकार गिरने के बाद उन्होंने जो लेटर अपनी पार्टी को लिखा, उसमें उन्होंने अयोध्या और लिपुलेख विवाद का जिक्र किया, कहा कि इन दो मुद्दों की वजह से मुझे दिन देखने पड़े हैं। मुकुल सर, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, पॉलिटिकली तो पहले तो सभी को मेरा नमस्कार, सभी दर्शकों और पैनलिस्टों को जी। मेरी, जैसे आपने जब बात की कि आज इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो मैंने काठमांडू बात की, और वो भी इंडियन कम्युनिटी में बात की जी। वहां की स्थिति ये है कि वो आज तो खैर नॉर्मल है, बैंक भी खुले हैं कुछ, लेकिन उनका जो कहना है, उनका कहना बड़ा हैरान करने वाला है कि ये जो जैनजी एक आंदोलन था, इसको हाईजैक किया गया, ये आप सबने देखा होगा जी। इसके बीच में जो लोग थे, देखिए सरकार क्या कर रही है, अयोध्या का मैटर है, वो पॉलिटिकल पे मैं नहीं जा रहा, वो जो बीच है वो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और नेपाली गवर्नमेंट के बीच की बात है। ठीक है। लेकिन वहां क्या स्थिति है, स्थिति की ये बात है कि जैनजी का जो आंदोलन था वो वास्तव में नेपो किड्स के खिलाफ था। ये लोग करते क्या थे कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो कठपुतली बनी थी बेसिकली चाइनीज गवर्नमेंट की, और इतना पैसा दे रखा गया था, चाइना इतना पैसा नेताओं को देता था, इतने उन लोगों को भर दिया था कि उन्होंने मैक्सिमम तो बच्चों को बाहर भेज रखा है। जो वहां भी रहते थे वो हाई एंड गाड़ियों पे चलते थे, अल्ट्रा लग्जरी लाइफ जीते थे। अल्ट्रा लग्जरी का मतलब है 7 स्टार। जो वहां पे होटल जलाया गया हिल्टन, उसमें एक्स जो प्राइम मिनिस्टर थे देवबा का पैसा लगा। जी एग्जैक्टली, वो पैसा उनका लगा था। लेकिन इस पूरे आंदोलन के पीछे डीप स्टेट का एक्टिव होना, उस भीड़ में माओइस्ट का आना, ये सब शंका जाहिर की जा रही है जी। ये खुद वहां के लोग कह रहे हैं कि विश्वास मानिए, अभी तो मैं आप ही के चैनल पे चलिए खुलासा करता हूं, पशुपति नाथ मंदिर पे वो जलाने की साजिश की गई थी। वो जब भीड़ वहां पहुंची, आप ये बताइए कि कोई अगर छात्र बेरोजगार है और भ्रष्टाचार से दुखी है, जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, वो धरना करेगा, प्रदर्शन करेगा जी, वो थोड़ी बहुत तोड़फोड़ बस में कर देगा, वो संसद नहीं जलाएगा, डॉक्यूमेंट्स नहीं जलाएगा, वो और पेट्रोल क्यों लेके जाएगा जी। किसी नॉर्मल स्टूडेंट आंदोलन होता है, उसमें सड़क पे हिंसा होती है, इमारतें नहीं जलाई जाती, डॉक्यूमेंट्स नहीं जलाए जाते, जेल तोड़ के कोई अपराधी नहीं फरार किया जाता। ये पूरा बताया जाता है कि इन्हीं के बीच में कुछ ऐसे लोग थे जो अपने किसी स्वार्थ को लेकर पहले से प्री प्लान थे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी सिंह द्वार को जलाना, आपके होटल्स को जलाना मानते हैं जी। एक घाट पारा करके 28 उसके स्टोर थे जी, उसको 28 के 28 जला दिए गए जी। वो भी किसी
मुझे लगता है कि नेटवर्क संबंधी कोई समस्या आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के साथ। दर्शकों से अनुरोध कि जुड़े रहिए जस्ट टीवी पर। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे चलते हैं सौमित्र रॉय के पास। सौमित्र सर, मुकुल सर ने जो बात कही और प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने ने जो बात कही, लेकिन एक प्रश्न मेरा भी है। मैं समझना चाहती हूँ कि जेनजी प्रोटेस्ट अगर था तो मकसद तो सरकार से नाराज़गी, करप्शन, असमानता, इन सब का था। लेकिन जैसा मुकुल जी ने भी कहा और प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने भी इससे सहमत होंगे कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हिंसा का स्वरूप देखने को मिला है, पशुपतिनाथ मंदिर जलाने की योजना, इसका खुलासा किया गया है, तस्वीरें भी हम सब ने देखी होंगी। आप इसे कैसे देखते हैं? ये किस तरह की साजिश या ये किस तरह का गुस्सा नेपाल में देखने को मिला है? नेपाल का असली कसूरवार, दोषी कौन आपकी नज़र में? देखिए, ये जो है, ये जनता का जो पूरा का पूरा मूवमेंट है, वो एक जिसको कह सकते हैं कि आप 7 तारीख को या 8 तारीख को ट्रिगर नहीं हुआ है। ये बहुत पहले से चल रहा था और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। लगभग 20% वहां पे बेरोजगारी है। दूसरी चीज है मिस गवर्नेंस। ओली सरकार ने जो जो देश के मुद्दे हैं उनको उन पर ध्यान देने की बजाय ध्यान भटकाने की कोशिश की। और जो 1996 से 2006 वाला जो पहला जन आंदोलन हुआ था नेपाल में, वहां पर जो ये पूरी की पूरी कम्युनिस्ट लॉबी सामने आई थी और 2008 में जब नेपाल एक सॉवरेन नेशन बना था, तो उस समय लोगों ने उम्मीद की थी कि इतने लंबे संघर्ष के बाद और इतने खूनी संघर्ष के बाद अगर कोई सरकार आई है तो वो हमारे लिए काम करेगी, हमारे जो हित हैं उनको वो देखेगी। लेकिन जैसा कि मुकुल जी ने भी कहा कि वहां पर जिस तरीके से करप्शन था, और नेपो किड्स का मतलब बहुत साफ है यहाँ पे कि नेपोटिज्म हो रहा था। जो सरकारी अधिकारी हैं या जो नेता हैं, उनके बेटे बेटियां ऐश कर रहे थे जनता के टैक्स के पैसे पे। तो ये जो पूरा का पूरा इंस्टिगेट हुआ है वो एक लंबी प्लानिंग है। और ये सोशल मीडिया जो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें जिनको की सरकार ने बाद में बैन भी किया, तो ये प्लेटफॉर्म्स पे लगातार सीरीज ऑफ वीडियोस, इंस्टा पे अगर आप हैं तो आप देख सकते हैं, अभी भी चल रहे हैं वो सीरीज ऑफ वीडियोस उन नेताओं के, उन अफसरों के, और साथ में जो आर्थिक असमानता है नेपाल में, जो भूकंप आया था, जो बाढ़ आई है, जो जिस तरीके की गरीबी है, वो सबको मिलाकर एक पैकेज बना के युवाओं तक पहुंचाया गया। और मैं आपको बताऊं, जो मुकुल जी कह रहे थे कि ये इतना हिंसक क्यों हुआ, आपने खुद कहा युवाओं तक पहुंचाया। एक दिन पहले सौमित्र सर, मैं रोक रही हूँ, सौमित्र सर मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन जैसा कि आपने खुद कहा कि युवाओं तक पहुंचाया गया, ये कौन लोग हैं, कौन सी ताकतें हैं जिसने युवाओं तक इस तरह के वीडियोस जो है वो सर्कुलेट किए या फिर वायरल करवाए या फिर ट्रेंड करवाए? कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का एक बड़ा रोल देखने को मिला और इसी पर बैन जिसकी वजह से ट्रिगर हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। नेपाल की ओली सरकार ने जो 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद किए थे, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से कहा कि आप ये जो वीडियोस आ रहे हैं, इस वीडियोस का सोर्स बताइए। क्योंकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नेपाल में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया। उनको 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया। 1 हफ्ते के बाद में जब इन्होंने उसको कंप्लाई नहीं किया तो बंद कर दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि अभी ये पता नहीं है कि इनका सोर्स कहाँ से है, लेकिन जो यूथ की जो लीडरशिप, जो जेनजेड की जो लीडरशिप है, वो हामी नेपाल जैसे संगठन है, सुधान गुरुङ जैसे व्यक्ति हैं जिनका भी अपना एनजीओ चलता है। तो ऐसे तो करीबन 3000 एनजीओ जो हैं वो पूरे नेपाल में हैं। उसमें से ज्यादातर अमेरिकन सपोर्टेड हैं। वो अमेरिका से उनको फंडिंग मिलती है। हामी नेपाल को कोका कोला से फंडिंग मिलती है, अमेरिका से फंडिंग मिलती है, इवन नेदरलैंड और ब्रिटेन से भी उनको फंडिंग मिलती है। तो मेरा बस इतना कहना है कि कहीं ना कहीं ये इंस्टिगेशन अचानक रातों रात नहीं हुआ है जो हम ये सोच रहे हैं। और ये न सिर्फ नेपाल बल्कि हमारे इंडियन इंटेलिजेंस का भी एक बड़ा फेल्यूर है कि वो देख नहीं पाए कि नेपाल में हो क्या रहा है और ये किस तरह से हाईजैक हो सकता है
और जो वहां पे जो असामाजिक तत्व हैं वो इसका किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, आपने जो एक एंगल दिया कि इंडियन इंटेलिजेंस फेल्योर एक और देश में कहा जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में भी तख्ता पलट की जानकारी भारतीय एजेंसियों को नहीं मिल सकी, और अब नेपाल जो कि बिल्कुल ही जो है कह सकते हैं कि एक ऐसा देश जहां पर वीज़ा फ्री भी जो है बॉर्डर से आना जाना होता है। मैं प्रोफेसर ब्रह्मदीप आलू ने आपसे समझना चाहती हूँ, भारतीय एजेंसियों की जो नाकामी है भारत की चुनौतियाँ ये बढ़ा रही हैं। भारत के लिए इतनी मुश्किलें, बांग्लादेश देख लीजिए और अब नेपाल देख लीजिए, भारतीय एजेंसियों की नाकारापंती की वजह से भारत की मुश्किलें। और एक दिन कुछ दिन पहले ही जो CDS चौहान हैं उनकी स्टेटमेंट मुझे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ही उन्होंने ये बयान दिया था, बिल्कुल नेपाल से सटी हुई ये जगह है। वो कह रहे थे कि भारत के पड़ोस में राजनीतिक अस्थिरता, असंतोष की वजह से चुनौतियां और बढ़ी हुई हैं। इसे कैसे देख रहे हैं आप प्रोफेसर ब्रह्मदीप? देखिए नेहा जी, मुझे लगता है कि ओली का जाना भारत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप उग्र राष्ट्रवाद का प्रदर्शन करके, भारत के खिलाफ प्रदर्शन करके सत्ता में ज्यादा दिनों तक बने नहीं रह सकते। लिपुलेख का मुद्दा उठा रहे हैं आपने रोटी, कपड़ा और मकान, बेसिक जरूरतों को दरकिनार कर दिया, चीन की गोद में जाकर बैठ गए और चीनी भाषा को बार बार बोल रहे हैं। तो ये तो जब से 2008 से प्रचंड, मतलब जैसे लोकतंत्र आया, प्रचंड प्रधानमंत्री बने, वे भारत को छोड़कर दौड़ पड़े चीन की तरफ, और ओली ने तो हद ही कर दिया। उनको ऐसा लगता था कि वो एक पार्टी की एक पक्षी सरकार जो चीन की तर्ज पर चला पाएंगे नेपाल में। लेकिन नेपाल तो एक आध्यात्मिक देश है, एक धार्मिक देश है, वहां पर वामपंथ चल नहीं सकता। तो ओली का जाना किसी भी दृष्टि से भारत की खुफिया एजेंसियों की नाकामी नहीं है। हाँ, भारत की खुफिया एजेंसियों की कोई भूमिका भी नहीं होगी, लेकिन ओली का जाना बहुत अच्छा है। कम से कम यह संदेश तो गया कि देश में सहभागी लोकतंत्र चाहिए। ओली, प्रचंड और नेपाली कांग्रेस के बीच घूमता हुआ लोकतंत्र नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर यदि आप खुफिया एजेंसियों की बात करेंगे तो हाँ, बांग्लादेश को लेकर थोड़ा सा नकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिला और उसको हमको समझ जाना चाहिए था। लेकिन वहां पर भी देखिए, सभी कुछ खुफिया एजेंसियां नहीं कर सकती। हमारी कूटनीति को कई बार बहुत सारी चीजों में शामिल होना होता है, कूटनीतिक तौर पर करना होता है। लेकिन अब हमको ऐसा लगता था कि शेख हसीना के साथ हम खड़े रहेंगे, शेख हसीना बहुत विश्वसनीय है, तो दुर्भाग्य से वहां पर हमको नाकामी मिली। और लेकिन यहाँ पर ओली को लेकर, ओली प्रचंड जिनके यहाँ पर भी हमले हुए हैं और चीन के प्रति नाराजगी देखी गई। ठीक है, लेकिन तो प्रोफेसर ब्रह्मदीप आलू ने, चलिए ओली सरकार का जाना अच्छा ही हुआ, क्योंकि करप्शन, आर्थिक असमानता की जिम्मेदार ओली सरकार, और भारत के तरफ क्या नज़रिया रखते थे प्रधानमंत्री ओली ये भी भली भांति सबको पता है, और भारत के मुफीद भी नहीं था। लेकिन अब क्या ये भारत के मुफीद हो गया है? भारत के लिए अब क्या ये एक पॉजिटिव आउटकम लेकर आएगा, जहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता है, हिंसा कह नहीं सकते हैं कि अगले कुछ समय के लिए हिंसा नहीं होगी, एक असंतोष अभी भी है, एक तनाव अभी भी है, फिर ये भारत के लिए कैसा मैसेज है? जी देखिए, 2000 जब जैसे ही राजतंत्र गया, लोकतंत्र आया, हमारी कूटनीति ने बहुत अच्छा संदेश दिया। हमारे यहाँ पर कहा गया कि हम नेपाल की जनता के साथ हैं। ठीक है, अभी भी यही कहा गया है कि हम नेपाल की जनता के साथ हैं। और आप किसी भी देश में कुछ भी हो, यदि आप जनता के साथ रहते हैं, आप दोस्त मत बनाइए, आप व्यक्तिगत संबंध स्थापित मत कीजिए। प्रोफेसर ब्रह्मदीप आलू ने, मैं फिर से टोक रही हूँ, बांग्लादेश में ऐसे जब हुआ तब भारत की तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं आया था कि वो बांग्लादेशी लोगों के साथ है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप सही करें। जी बिल्कुल बिल्कुल नेहा जी, मेरा वही कहना है कि आप दोस्त मत बनाइए। राष्ट्रहित में कोई पर्सनल दोस्त तो होता ही नहीं है, और भारत के किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर का कोई पर्सनल दोस्त कैसे हो सकता है? तो आप पर्सनल दोस्ती मत बनाइए, किसी देश के किसी राजनीतिक दल का समर्थन मत कीजिए। आप नेशन टू नेशन संबंधों को बनाइए, और आप नेशन टू नेशन संबंधों को बनाएंगे तो विश्वास रखिए आपका वहां की जनता कभी विरोध नहीं करेगी। अभी भी नेपाल को लेकर हमारे सभी राजनीतिक दलों को इस मामले में एक लक्ष्मण रेखा का पालन करना चाहिए। उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि अंदरूनी मामला है और नेपाल की जनता जो भी करेगी वो भारत
को स्वीकारे, इसमें हमारा राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि अफसोस ऐसा की बात होता है जी। प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलू ने आपने बड़ी सही बात कही, और किसी भी देश की विदेश नीति जो है ये पीपल टू पीपल कनेक्शन इस पर ही केंद्रित होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है, अफसोस इसलिए क्योंकि बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार के वो कहते हैं कि नेपाल अगर भारत का हिस्सा होता तो वहाँ पर अराजकता नहीं खुशहाली होती। तो बीजेपी तो नेपाल की ऐसी स्थिति में भी, और कांग्रेस की भूल इसके पीछे कारण बता रही है। तो यहाँ पर राजनीतिक, जब आप डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी दोनों का घालमेल कर देते हैं, तो ऐसे नाजुक और संवेदनशील मौके पर आप नेपाल के लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त नहीं कर सकते, तो फिर आप ऐसे डिप्टी सीएम को तो चुप रहना ही बेहतर होता है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी इससे पहले कि मैं मुकुल जी के पास जाऊं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है और सीधे चलते हैं मुकुल जी के पास। मुकुल जी, नेपाल में भूकंप आता है, भारत मदद पहुंचाता है। नेपाल में कोविड की महामारी आती है, भारत मदद पहुंचाता है। नेपाल में इस वक्त जो सिचुएशन है, इसमें भारत की भूमिका कैसी होनी चाहिए और कैसी दिख रही? देखिए नेहा जी, ये बिल्कुल सिनेरियो अलग है। जैसे बांग्लादेश का आपने अभी जिक्र किया, उस समय भारत क्या करता है? भारत के पास, ठीक बात है, ये इंटेलिजेंस फेल्योर होता है आपकी। मैं खुद रशिया रहा हूं, रूस में मैं करीब 3 साल रहा हूं। मैंने देखा है कि वहां पे कैसे लोग इनपुट जुटाते हैं। मैं इंडियन एम्बेसी की बात कर रहा हूं जी, माफ करिएगा। तो इंडियन एम्बेसी का काम क्या होता है? उनके अपने स्पाई होते हैं, उनके अपने सारे लोग होते हैं, उनके सरकार के अंदर के लोग होते हैं, और वो लोग बाकायदा सरकार की पॉलिसी और उसके बारे में बताते हैं, प्लस देश में क्या चल रहा है इसकी भी रिपोर्ट अपने कंट्री में देते हैं जी। ये बेसिकली एम्बेसडर्स का काम होता है। बात अब करते हैं कि यहाँ पे क्या फेल्योर हुआ है। यहाँ पे इंडियन एम्बेसी, जो अभी पहले बोला, देखिए किसी भी देश में अगर कोई आंदोलन चल रहा है तो उसमें कोई दूसरा देश हवा डाल सकता है। जैसे अभी वो आरोप लगा रहे हैं कि अयोध्या का, इसका, वो मैं नहीं मानता हूं। ये बिल्कुल सही बात है कि इसको जैन जी ने ही किया। जो युवा है वो परेशान थे, इन लोगों के नेताओं के बच्चों के को देख के परेशान थे। और एक चीज और, एक वायरल वीडियो हुआ जो इस पूरी, जिसे कहते हैं आंदोलन की जड़ था जी। उसमें किसी नेता के बेटे ने, जो अपना फॉरेन में कुछ, हमें लग रहा है कहीं अच्छी उस पे जगह पे बैठा था, उस पे किसी ने उसके कमेंट कर दिया कि बाप के पैसे से अय्याशी कर रहा है। उस पर वो नेता का लड़का, उसका कमेंट आता है कि मेरे बाप ने कमाया, अपने बाप से कहो तुम भी, वो भी कमा ले। ये जो था ये बहुत वायरल हो गया, बहुत वायरल हो गया। विश्वास मानिए, ये आग का काम किया, मतलब जैसे आग में घी डालने का, पेट्रोल डालने का काम किया। दूसरा, जो वहां एनजीओ चलाते हैं, उन्होंने इस मूवमेंट को बहुत हवा दी है जी। जो अभी जिनका नाम आ रहा है, वो मैं नाम थोड़ा सा उनका भूल रहा हूं, वो उनका सबसे ज्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट रहा इस पूरी हवा को आगे बढ़ाने में। और ये जो तस्वीर जिनका मैं दिखा रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे, एक तो बालेन शाह है, ये बालेन है जो कोट पहने हैं, और एक सौमित्र जी ने उनका नाम लिया था, मैं भूल रही उनका नाम खुद जी। तो ये लोग ऐसे थे कि जिन लोगों ने अलग अलग मोर्चों पे, तीसरे जो जेल से आए थे रवि लछामे, तो रवि लछामे तो पॉलिटिकल आदमी है, जेल में थे। जेल कैसे टूटी? बाहर से लोग अंदर आए, तोड़ के उनको ले गए। सीधी सी बात है कि ये सब पूरा एक, जिसे कहते हैं, संदेह के घेरे में आता है। और परसों रात में उनका नाम प्राइम मिनिस्टर के लिए एक ग्रुप ने सोशल मीडिया पे फैला दिया जी। बाद में जब इनका नाम आया पूर्व सीजीआई का, तो इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया कि नहीं, मुझसे कोई मतलब नहीं है। ये मैं आपको नेपाल के इंसिडेंट बता रहा हूं, जिसपे सेना प्रमुख, सबसे बड़ा सवाल आता है कि सेना, जब पता था कि इस्तीफा दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, उससे पहले काठमांडू की सड़कों पे सेना क्यों नहीं थी? ये जो 5 घंटे का, 4-6 घंटे का, 8 घंटे का जो एक, जिसे कहते हैं, हनीमून पीरियड दिया गया, जो ये उपद्रवी थे जिन्होंने सब फूंक डाला, उनको क्यों नहीं कंट्रोल करने के लिए सेना आई? सेना को जवाब तो इसको देना ही पड़ेगा, आज नहीं कल देगी। तो ये बेसिकली हुआ क्या? और इंडियंस पे टारगेट, जब इंडियन गवर्नमेंट टाइट हुई, ये भी हुआ कि भाई इन लोग को भी भगाओ, और कई इंडियंस के ऊपर अटैक नहीं हुए। आप ये कह रहे हैं कि भारतीयों को टारगेट किया गया, यानी कि भारत के खिलाफ एंटी इंडिया इमोशन भी यहाँ पर सुलगता हुआ नजर आया। चलाने की कोशिश की गई, लेकिन
भारत सरकार तुरंत एक्टिव हुई और उन्होंने सेना प्रमुख से बात की नेपाल के, और उनका उसके बाद पहला स्टेटमेंट आया था जी फर्स्ट स्टेटमेंट। जी और इंडिया में चूंकि नेपाल की सेना और भारत की सेना, हमारे यहाँ भी गोरखा रेजिमेंट है और उनको वही ऑनर दिया जाता है। जी जी और साथ में जो सेना प्रमुख है उनके भारत से बहुत अच्छे संबंध है। वो तत्काल कम से कम एक चीज में रहा कि हमारे जो भारतीय वहां रह रहे हैं वो सुरक्षित हुए। और गुजरात के 11 लोग जो मैं जानता हूं जिनको अमेरिका से आके चाइना में उन्होंने चाइनीज एम्बेसी में उनके पासपोर्ट रखे हुए थे, होटल जलाने की कोशिश हुई और वो भाग के दूसरे के घर में आए। और वो आज भी, अब तो खैर वहां से हट चुके हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी परेशान हुए जो फॉरेन से आके इंडियन है मगर फंस गए। तो कुल मिला के भारत हर चीज पे निगाह रख रहा है, लेकिन अंदर तक नहीं जा सकता, वो किसी के इन्वॉल्व नहीं हो सकता, खासकर इस तरह के आंदोलन में। जी ठीक है, बिल्कुल। भारत किसी भी देश को, किसी भी देश की संप्रभुता या फिर घरेलू जो मुद्दे हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ जो है पिछले दरवाजे से डीप स्टेट के जरिए ही होता रहा है। मैं सौमित्र सर आपसे समझना चाहती हूँ, एक पैटर्न है, मैं अपने दर्शकों के सामने इस मुद्दे को उठा रही हूँ। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना चीन के दौरे पर गई थी, जब वापस आई तो देश में तख्ता पलट हो गया। ओली अभी एससीओ समिट के लिए चीन के दौरे पर गए थे, जब वापस आए तो तख्ता पलट हो गया। क्या आप कोई एक पैटर्न देख रहे हैं? और लिपुलेख का जिक्र खुद ओली ने भी किया और लिपुलेख का जिक्र ओली ने शी जिनपिंग के सामने भी किया। तो क्या आप कोई कनेक्शन चीन का भी देख पा रहे हैं? चीन नहीं, जैसा मुकुल जी ने कहा कि भर भर के पूरा इतना पैसा दिया नेपाल में कि नेपाल के जो नेता थे, अधिकारी थे, उनके बच्चे और वो खुद जो है मौज कर रहे थे। तो चीन ने संप्रभुता दिखाते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री ओली को सबक सिखाने की कोशिश की होगी। ये बिल्कुल ही, मैं एक कथित रूप से एक शंका है, उस पर आपकी टिप्पणी। जी नहीं, मैं नहीं मानता कि चीन का कोई इंटरेस्ट रहा हो ओली की सरकार को पलटने में, क्योंकि चीन का जो स्टेक है वो $1 बिलियन का स्टेक है। और दूसरी बात है, जो चीन का जो वहां पे सबसे बड़ा स्टेक है वो है BRI का। बिल्कुल, अभी हाल ही में समझौता हुआ, वो BRI के पक्ष में थे। जी जी, तो BRI के पक्ष में थे। अगर यूएस का स्टेक देखें तो यूएस का वहां पे 500 मिलियन का स्टेक लगा हुआ है। बहुत ज्यादा स्टेक नहीं है, लेकिन उससे डबल स्टेक लगाया हुआ है चाइना ने। तो मैं नहीं मानता कि चाइना ओली को डीएस्टैब्लिश करने के लिए कोई कदम उठाएगा। लेकिन जो एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हांगकांग से जुड़ता है, ये सीक्वेंस सिंगापुर से जुड़ता है, ये सीक्वेंस थाईलैंड से जुड़ता है। अगर आप सिंबल्स देखें जो कि वहां के जो इंडोनेशिया का भी नाम जो यूज किया, जी वो जो झंडे देखे आप, वो झंडे में एक खोपड़ी और एक क्रॉस का मार्क था, वो सिंगापुर में बहुत साफ सामने आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा सोशल मीडिया से इम्पोर्ट हुआ है, चाहे आप इसको आप इंस्टिगेशन कहें या डीप स्टेट कहें, लेकिन वो एक सीक्वेंस आया है सिंगापुर से, और ये सिंगापुर से नेपाल तक आया, और लगभग वही सीक्वेंस अब फ्रांस में दिख रहा है। जो ब्लॉक एवरीथिंग का जो पूरा मूवमेंट चल रहा है वो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, और वो भी उन्हीं चीजों पे चल रहा है कि आप जो लोगों के बेसिक जो राइट्स हैं, आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं, कैसे आप कट्स कर सकते हैं, कैसे आप ऑस्टेरिटी के मेजर्स आप उठा सकते हैं जबकि लोग परेशान हैं। तो ये जहां जहां पे, अगर आप हांगकांग को देखें तो हांगकांग में उन्होंने एमपी की सैलरी है वो बढ़ा दी। जैसे ही बढ़ाई, तुरंत वहां पे जो उनके जेनजेड हैं और जो उनके यूथ हैं वो सड़कों पे उतर पड़े, तो गवर्नमेंट को उसको विड्रॉ करना पड़ा। तो ये जो एक, जिसको कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के खिलाफ एक जो लोगों का गुस्सा है, एक वो गुस्सा धीरे धीरे एक सोशल एक मूवमेंट में बदल रहा है, और इसका जो पूरा ट्रेंड है वो सोशल मीडिया से आ रहा है, जो अभी साफ दिख रहा है। जी बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी इससे पहले कि अगला सवाल प्रोफेसर ब्रह्मदीप पलूने से समझने की कोशिश को आगे बढ़ाएं। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का। सीधे चलते हैं प्रोफेसर ब्रह्मदीप पलूने के पास। प्रोफेसर ब्रह्मदीप पलूने, आप साउथ एशिया, नेपाल और जियोपॉलिटिक्स आप कैसे देख रहे हैं? अब जो ताज़ा हालात हैं नेपाल के, भारत की स्थिति, चीन की स्थिति, अमेरिका तक को हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की स्ट्रेट टॉक के जरिए। जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से आप इसे कैसे देख रहे हैं?
लेकिन देखिए नेहा जी, सबसे ज्यादा भारत अभी जो संकट का सामना करना पड़ रहा है उसका प्रमुख कारण यह भी है कि सार्क कमजोर हुआ है और यहाँ पर लोकतंत्र कमजोर हुआ है। जी क्योंकि यहाँ पर भारत जो है वो एक राष्ट्र नहीं है। भारत एक उपमहाद्वीप है जहां पर आप कोई भी देश हो साउथ एशिया का, भारत से कनेक्शन नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता। और यदि लोकतांत्रिक सरकारें काम करती है तो आपके सांस्कृतिक संगठन जा रहे हैं, आपके कार्यक्रम हो रहे हैं, आपके साहित्यिक कार्यक्रम हो रहे हैं, या आप आर्थिक संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो जितना लोकतंत्र मजबूत होगा दक्षिण एशिया में, भारत उतना ही मजबूत होगा। जी लेकिन जैसे ही लोकतंत्र वहां पर प्रभावित होता है तो फिर भारत की समस्याएं बढ़ेगी। आप देखिए म्यांमार में सैन्य आंग सान सू की थी तो भारत के लिए बहुत अच्छा था। सैन्य शासन है तो भारत को संतुलन बनाने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश तो समझिए आपकी कहां पर हम खड़े हमको पता ही नहीं है। जी पाकिस्तान में लोकतंत्र है लेकिन लोकतंत्र को इमरान खान के रूप में जेल में डाल कर रखा है, और वो आसिफ मुनीर जो है वो पाकिस्तान की सत्ता को चला रहे हैं। तो भारत जी हमेशा आशंकित रहता है, और भारत जब 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 भी पाकिस्तान में सैन्य सत्ता होगी आशंकित रहेगा। अफगानिस्तान में आप देखिए बड़े हालात खराब है। लेकिन इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण बात एक बार फिर उभर कर आती है कि न केवल साउथ एशिया में लोकतंत्र स्थापित रहे, लेकिन उसके साथ ही साथ भारत की भूमिका इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम साउथ एशिया का संचालन कैसा कर रहे हैं। हम जी साउथ एशिया को एक बनाए रखने में हमारी भूमिका क्या है, हम किन नीतियों पर काम कर रहे हैं। क्योंकि अब आपको चाइना की सहायता कूटनीति से भी जूझना है, और आप जूझ रहे हैं। आप उसकी सामरिक कूटनीति का भी सामना कर रहे हैं क्योंकि चारों ओर से आपको घेर रखा है। जी तो ऐसे में जब चाइना के बराबर हमारे पास पैसा नहीं है, चाइना के पास बराबर हमारे पास हथियार नहीं है, तो फिर एकमात्र तरीका जो इस इलाके में भारत के प्रभाव को बनाए रख सकता है वह तरीका ये है कि हम पीपुल टू पीपुल संबंधों को मजबूत करें। हमको करना पड़ेगा। हमको जो इस मामले में, चाहे आप अजमेर को ले लें वहां पर लोग आए, आप गया को ले लें, बोध गया को ले लें वहां पर लोग आए, तक्षशिला को ले लें, हमारी यूनिवर्सिटीज में देखिए आज हम कितने खुश हैं कि जो वहां की जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश रही है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ सुशीला के निकली है। कार्की जी जी हम बड़े खुश हो बीएचयू गए। की छात्रा रही हैं। जी 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 हम बड़े खुश हुए कि वो वहां पर पढ़ के निकली है। जी। हम इसलिए खुश थे क्योंकि जो अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे तालिबान के ठीक पहले, हामिद साहब जो भी नाम था उनका, वो भारत हामिद में करजई शिमला में जी पढ़े हुए थे। जी जी तो हम जी बड़े खुश थे। तो हमको ये जो हमारी शिक्षा की कूटनीति है या हमारी सांस्कृतिक कूटनीति है, जी इसका उपयोग करते हुए हमको सार्क के देशों में अपने प्रभाव को बनाए पर रखना प्रोफेसर आप कह पड़ेगा। रहे हैं करते थे, यानी ये कूटनीति क्या जो है अब इसमें किसी तरह का बदलाव आप देख रहे हैं? करते थे या कर रहे हैं? नहीं मतलब हमारा जो हमारी पहचान है, भारत की पहचान जो है वो पहचान न तो इधर होना चाहिए न उधर होना चाहिए। जो पहचान बनी हुई है जी संवैधानिक पहचान, वो ढांचा बने रहना चाहिए। और वो जो विचार है वो जी विचार सबके मन में बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जी और यही पहचान जो है मैं ये सार्क में हमको मजबूत रखेगी। बिल्कुल मुकुल सर, नेपाल बहुत से मामलों में भारत को बड़ा भाई समझता है, मानता आ रहा है। जब नेपाल इतने बड़े असंतोष और अशांति का सामना कर रहा है तो बड़े भाई की भूमिका के रूप में भारत को कम से कम इस तरह का आश्वासन तो देना ही चाहिए कि लोकतंत्र या फिर यहाँ पर शांति की स्थापना में भारत पूरी तरह से मदद करने को तैयार है। लेकिन इस तरह के किसी भी शब्दों का इस्तेमाल भारत की तरफ से नहीं सामने आया, सिर्फ चिंता ज़रूर जताई गई है, नेपाल के लोगों के लिए शांति की कामना ज़रूर की गई। जी नहीं, प्रधानमंत्री ने देखिए शांति की अपील की। एक अपील हो सकती है, सरकार कोई है नहीं, सेना प्रमुख से जो बात होती है वो थ्रू गृह मंत्रालय हो रही है। जी तो ये चीजें देखिए, भारत का चूंकि यहाँ से तो रोटी बेटी का रिश्ता है जी और यहाँ पे मैं कईयों को ऐसे परिवारों को जानता हूँ जिनकी शादियां वहां हुई है, लड़की वहां से लाए हैं। जी तो जी बहुत ऐसी चीजें हैं। मैं नेपाली मूल की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियंस की बात कर रहा हूँ। तो ये चीजें ऐसी है कि नेपाल और हमारे यहाँ तो सेना में भी भर्ती होती है,
तो नेपाल को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। ये एकमात्र ऐसा देश है जिसके लिए आपको ना वीजा चाहिए, ना आपको कुछ चाहिए, पासपोर्ट। बिल्कुल। तो भारत को तो फूक फूक के कदम रख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वहां पे सत्ता संभालता कौन है, जी। क्योंकि भारतीय मूल के लोग अब डरे हुए हैं। वो कई लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब तक हम लोग समझते थे कि नेपाल से बढ़िया शांतिप्रिय देश कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता कि इस तरह के वहां होते, लेकिन इसके बाद अब हमको भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि हम या तो वापस लौट के भारत आए या हम कहीं और इससे ही आगे निकल जाएं। जी जी। सौमित्र सर, नेपाल एक ऐसा देश भी है जहाँ पर हिंदुओं की आबादी रहती है। एक हिंदू राष्ट्र के रूप में पहचान रही, उसके बाद लोकतांत्रिक देश के रूप में अब ये स्थापित हुआ। लेकिन एक एंगल ये भी आया कि ब्राह्मणवाद का भी गुस्सा इस जेनजी प्रोटेस्ट में देखने को मिला है। ये भी एक प्रमुख कारणों में से एक रहा है। ऐसे में भारत की भूमिका को फिर कैसे देख रहे हैं आप? वाकई में ब्राह्मणवाद या फिर हिंदू नरेशन, इस तरह का कुछ आप एंगल देख रहे हैं? जी देखिए, ये जो हिंदू राष्ट्र का जो पूरा नैरेटिव है, वो नैरेटिव तो इस तरीके का है कि वहाँ पे जो इंडियन मीडिया है वो जाके वहाँ एक होटल के बैरे से वो पूछते हैं कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, और वो बैरा इत्तेफाक से बीजेपी का सपोर्टर निकलता है, और वो बैरा कहता है कि जो नेपाल में जो है वो मोदी को वो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, मोदी जैसा प्राइम इस मिनिस्टर तरीके का जो नैरेटिव है। जी जी जी, मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। तो इस तरीके का जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव दोनों देशों के बीच में जो प्रोफेसर ब्रह्मानंद कह रहे थे कि पीपुल टू पीपुल ये संपर्क होना चाहिए, तो ये पीपुल टू पीपुल के बीच में संपर्क को जो है वो बहुत खटाई में डाल देता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि भारत एक बड़ा भाई है, बिल्कुल है, और चीन उससे भी बड़ा भाई है। तो दो बड़े भाइयों के बीच में एक छोटा भाई फंसा हुआ है। अगर भारत को, अगर मान लीजिए नेपाल के लिए अगर भारत का अगर एक भी इम्पोर्टेंस होता, 1% भी अगर इम्पोर्टेंस होता, तो 2020 में जो ब्लॉकेड हुआ था वो ब्लॉकेड नहीं होता। उसी समय से नेपाल में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जो हैं बहुत तेजी से उभरे हैं, और वो आज भी कायम है। जिस तरीके से तमाशा वहां पे हमारे मीडिया ने जाके वहां किया है, तो वो बहुत साफ उसकी वीडियोस दिखाते हैं कि नेपाल में जो है वो गोदी मीडिया वाला जो पूरा सेंटेंस है जो नेपाल में मीडिया संस्थानों को भी आके हवाले किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, नेपाल में मीडिया के प्रति नहीं, वो तो किया ही है, लेकिन जो उनके जो जेन जेड का जो पूरा गुस्सा है कि नेपाल की मीडिया ने कांतिपुर को उन्होंने इसीलिए आपके हवाले किया क्योंकि कांतिपुर सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा था जी। तो इसलिए जो है, और यही सेंटिमेंट्स भारत की चैनलों के प्रति भी है। तो इसलिए मेरा बस इतना मानना है कि भारत को बड़े भाई की भूमिका बिल्कुल निभानी चाहिए, लेकिन वहां पर अब सरकार किसकी बनेगी वो अभी कह नहीं सकते, क्योंकि अगर हम अपने ही यहाँ पे अपने ही घर पे 2009 से 2012 के अन्ना मूवमेंट का अगर हम एक वो रेफरेंस दें, तो इस तरीके के जो गैर विचारधारा के और जिसको कह सकते हैं कि दिशाहीन जो मूवमेंट होते हैं, वहां पे एक डिक्टेटर पैदा होने की बहुत ज्यादा आशंका होती है। बिल्कुल, अब जो आशंका है मैं उसी पर आना चाह रही हूँ। एक सवाल मैं आपसे लूंगी क्योंकि समय बहुत सीमित रह गया है। तो सौमित्र सर, मैं सवाल लेना चाहती हूँ। ट्रेड वॉर का जमाना है, अमेरिका और भारत के बीच जो है ट्रेड को लेकर तनातनी चल रही है, साउथ एशिया को डिस्टर्ब करने की कोशिशें दिख रही हैं, साजिशें। इस आंदोलन में, इस हिंसा के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सिर्फ एक बड़ा कारण नहीं हो सकता। लेकिन आप इसे ट्रेड वॉर के समय एक कैसी स्थिति देख रहे हैं? अमेरिका का कैसा रोल देख रहे हैं, या फिर साउथ एशिया और जियोपॉलिटिक्स, जैसा मैंने ब्रह्मदीप जी से पूछा था, आप इसे कैसे देख रहे हैं? और भारत की सबसे बड़ी चिंता इस वक्त क्या होनी चाहिए? जी देखिए, भारत की सबसे बड़ी चिंता जो है इस वक्त वहां पर, जी, भारत की सबसे बड़ी चिंता नेपाल में डेमोक्रेसी की स्थापना होना है, सबसे पहला जी। और ऐसी डेमोक्रेसी जो कि वहां के लोगों के लिए काम करें और वहां पे विकास को प्राथमिकता दें, न कि एक तरह से चाइना या प्रो चाइना या प्रो यूएस या प्रो इंडिया के उसमें। क्योंकि देखिए, नेपाल में जो इंडिया का रोड मैप है वो है नेपाल तक ट्रेन चलाने का,
दूसरा जो सबसे बड़ा जो हमारा रोड मैप है कि हम चाहते हैं कि नेपाल एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बने और वो डेवलपमेंट की तरफ इनिशिएटिव हो। जी। और जो फॉरेन के जो पूरा इन्वेस्टमेंट है वो फॉरेन का इन्वेस्टमेंट ये नहीं है कि आप किसी के साथ में वो उनकी जो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, उसके साथ में अटैच हो जाए। जी। भारत, क्योंकि नेपाल का 56% जो ट्रेड है वो भारत के साथ में होता है जी। और हम $8 बिलियन के ट्रेड सरप्लस में हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक लैंडलॉक कंट्री वो भारत और चाइना के बीच में जो दो बड़े पावर्स हैं बीच में बैठा हुआ है, उसको एक बैलेंसिंग एटीट्यूड करके चलना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले की जो सरकारें थी वो यही कोशिश करती रही कि एक बैलेंसिंग एटीट्यूड हो, लेकिन जो ओली सरकार का जो पूरा जो इंक्लिनेशन था वो चाइना की तरफ था। इंडिया के लिए वो बड़ा डिस्टर्बिंग था क्योंकि इसी साल अगस्त में एससीओ में जाके उन्होंने लिपुलेख का जो ट्रेड रूट खुला हुआ है उसका उन्होंने ओली सरकार ने चाइना से अपोज किया। जी, और जी। सितंबर में जो है वो पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट आया। जी जी। मैं इसमें जोर देना चाहती हूँ कि फ्री स्पीच को लेकर भी भारत को सबसे बड़ी चिंता दिखानी चाहिए और इस अकेले फ्री स्पीच में बहुत सारे संदेश छिपे हैं तमाम मुल्कों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए एक बिल आ रहा है संसद में। आप जी जी उसके लिए एक बिल आ रहा है संसद में, काफी डर फैला हुआ है, तो वो भी होगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सौमित्र सर आपका भी, मुकुल सर आपका भी और प्रोफेसर ब्रह्मदीप बलूनी आपका भी बहुत बहुत आभार। आप सबने स्ट्रेट टॉक के लिए वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि नेपाल में जो कुछ भी हुआ इसे जो है सराहा नहीं जा सकता, इसको समर्थन नहीं किया जा सकता। हिंसा किसी भी विरोध का स्वरूप नहीं होना चाहिए और ख़ासकर ऐसी हिंसा जिसमें 31 लोगों की मौत हो चुकी है। लिंचिंग, इसका भी समर्थन नहीं किया जा सकता है। फ्री स्पीच सुनिश्चित करना सरकारों की जिम्मेदारी है और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वहाँ पर न्यायपालिका की व्यवस्था है। नेपाल लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि खुद को एक लोकतांत्रिक ताकत के रूप में स्थापित कर सके, लेकिन नेपाल के नागरिकों की ये दशा है कि अभी भी नेपाल अस्थिरता और अब कह सकते हैं कि दशकों की अस्थिरता, असंतोष, अशांति का सामना कर रहा है। क्या सोचना है आपका, लिखकर पहुंचाइए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।